जब श्रुति टकराती है उस इंसान से तो अभय की नजर जाती है, तो उसे रियलाइज होता है कि वह अपने केबिन से बाहर आ गया है। यह देखकर वह शांत तो हो जाता है, लेकिन अपनी गुस्से भरी नजरों से श्रुति को घूर रहा होता है। श्रुति जब टकराती है और देखती है कि कौन है, तो उन्हें देखकर पहले तो शॉक होती है, लेकिन फिर अभय को देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। जिस इंसान से श्रुति टकराई होती है वह कोई और नहीं बल्कि धनराज मल्होत्रा और उनके बड़े बेटे अर्जुन मल्होत्रा रहते हैं। श्रुति धनराज जी को देखते ही मन में कहती है, बहुत परेशान किया है आपने हमें, बहुत डरा लिया आपने अभय सर। अब देखिए आपके सीनियर और इस कंपनी के बॉस के सामने आपको कैसे मजा चखाते हैं। और फिर अभय को देखकर हंस देती है, फिर धनराज जी की तरफ देखकर तुरंत रोने के साथ साथ बेचारगी सा शक्ल बनाकर रोंदू सी आवाज में कहती है, श्रुति सर आप आ गए, गुड आफ्टरनून सर। धनराज जी गुड आफ्टरनून, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। श्रुति सर आपको हमसे नहीं, फिर अभय की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपको इस खडूस से पूछना चाहिए कि इस नन्ही सी जान को इतना टॉर्चर क्यों करते हैं। वहां पर खड़ा हर इंसान श्रुति की बात को सुनते ही झटका लगता है कि ये लड़की क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या। धनराज जी और अर्जुन के मुंह से भी निकल जाता है, खडूस और अभय श्रुति को गुस्से घुर रहा होता है। श्रुति हाँ सर, यह खडूस रूड इंसान हमें बेवजह डांट रहे हैं। फिर रोने वाले शक्ल और रोंदूसी आवाज में बोलती है, हम यहाँ पर इंटर्न है सर, अच्छा हुआ आप आ गए, आपको पता है। फिर अभय की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आज इन सर ने, मतलब ये खडूस इतने गुस्से में थे कि पूछिए मत, और देख तो ऐसे रहे थे कि अभी हमें मार ही देंगे, और इनकी आंखों को तो देखिए अभी भी कैसे घूर रहे हैं। यह हमें, अगर किसी को आंखों से देख कर मारा जाए तब तो यह हमें 100 दफा मार दे। आप बताइए सर, इतना गुस्सा कौन करता है। अब इनके गुस्से के साथ ही हमें क्या क्या सहना पड़ता है, आप ही बताइए, कोई कैसे काम करे ऐसे इंसान के अंदर में। लेकिन आप सोचे कि हम कितने स्ट्रांग हैं, इनको झेलते हुए, इनके के गुस्से को झेलते हुए हम इनका पूरा काम करते हैं। तभी अर्जुन बीच में बोल पड़ता है, अर्जुन समझ सकता हूं तुम्हारी तकलीफ। यह सुनते ही श्रुति अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर अर्जुन को देखकर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाने लगती है। अभय अपने बड़े भैया की बात सुनकर उन्हें घुरने लगता है, तो अर्जुन इशारे में कहता है, आंखें नीचे, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। तभी श्रुति आगे कहती है, श्रुति आपको पता है सर, इतने दिनों से हम यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन कभी इन्हें हंसते नहीं देखा, हमेशा सड़ा सा मुंह बनाकर रखना। आपको पता है यह खुद तो अपनी लाइफ एंजॉय करते नहीं है, छोड़ो इन्हें तो एंजॉय का ई भी नहीं पता। लेकिन कौन समझाए इस अगडू, खडूस और वर्कहोलिक इंसान को कि दुनिया में इस कामकाज के अलावा एक और दुनिया है। लेकिन यह खुद की जिंदगी तो बेकार कर रहे हैं, साथ में अपने एम्प्लॉय के भी सिर्फ काम से दे दे के। तभी अर्जुन तपाक से बोलता है, अर्जुन बिल्कुल सही कहा तुमने। अभय धनराज जी जब दोनों एक साथ उसे देखते हैं तो अर्जुन शांत हो जाता है। तभी श्रुति आगे अपनी रोंदू आवाज में कहती है, श्रुति सर यह तो कुछ नहीं है, इन्होंने एक काम दिया जो किसी वजह से हम पूरा नहीं कर पाए। एक दिन की मोहलत मांगना चाह रहे थे, एक दिन का तो छोड़िए, सिर्फ 5 घंटे की मोहलत मांगना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने मोहलत मांगने का मौका ही नहीं दिया, सीधा हम पर चिल्लाने लगे और गुस्से में देख रहे थे। देखिए सर देखिए, अभी भी ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि हमें मार ही डालेंगे। श्रुति की बात को सुनकर अभय अपने हाथों को एक दूसरे पर चढ़ाकर श्रुति को और बुरी तरह गुस्से में घुसने लगता है। श्रुति की नज़र जब अभय की नज़र से मिलती है तो तुरंत अपनी नज़र को अभय से हटा लेती है, लेकिन फिर उसकी तरफ देखकर हंसती है और अभय मन में कहता है, अभय तुम्हें यह 1 दिन या 5 घंटे की बात लग रही है, सही टाइम पर कुछ नहीं हुआ तो हम केस हार सकते हैं। यहाँ तुम्हें कौन समझाए, यहाँ 1 मिनट में लोग केस हार जा रहे हैं, अजीब बात कर रही है ये। धनराज जी श्रुति की बात सुनकर मन में कहते हैं, ऐसा क्या हो गया। तभी श्रुति धनराज जी की तरफ मुड़कर रोने वाली शक्ल बना के कहती है, श्रुति सर ऐसे सीनियर के अंदर हमें काम नहीं करना पाएंगे, देखे अभी कैसे घूर रहे हैं, हमें प्लीज आप हमारे सीनियर को चेंज करें या इन्हें बाहर निकाल दीजिए। अभय को निकालने वाली बात सुनकर पूरे स्टाफ के साथ अभय, धनराज जी और अर्जुन को दूसरा झटका मिलता है और अपने मन में सब कहते हैं, लड़की पागल हो गई है क्या, क्या कह रही है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, इसे पता नहीं है क्या कि किसके बारे में बात कर रही है। धनराज जी
शांत हो जाओ, पहले अच्छे से बताओ क्या हुआ है तुम्हें। श्रुति, ठीक है सर, हम बता रहे हैं, रुकिए हम बता रहे हैं। नहीं, आप इन्हीं से पूछिए, और फिर रोने का नाटक करने लगती है। अभय गुस्से से भारी आवाज में बोलता है, क्यों, तुम बताओ ना, तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम एक्सप्लेन करो, मैं क्यों करूं। श्रुति अभय की बात सुनकर धनराज जी से कहती है। श्रुति, सर देख रहे हैं आप, इनकी आवाज को सुनिए, पता है हमें आपसे भी नहीं सुना जा रहा होगा, क्योंकि इनकी ऐसी आवाज से आपको भी डर लग रहा होगा, हमें पता है इतनी भयंकर आवाज जो है इनकी, इसलिए तो आज तक एक भी स्टाफ ठीक नहीं पाया इनके अंदर, इतने डरावने है यह। इधर श्रुति की बातों को सुनकर अर्जुन को बहुत हंसी आ रही होती है, लेकिन वह खुलकर हंस नहीं पा रहा होता है, और साथ ही साथ धनराज जी को भी अंदर ही अंदर हंसी आ रही होती है, लेकिन वह चेहरे पर कुछ दिखाते नहीं हैं। श्रुति आगे बोलते हुए कहती है, यह तो अपनी आंखों से ऐसे डरा देते हैं, तो सोचिए जब बोलते होंगे तो लोग तो इनके आवाज से और डर जाते होंगे सर। अर्जुन अभय की तरफ देखकर इशारे में कहता है कि क्यों छोटे डरा रहा है लड़की को। अभय अपने बड़े भाई के इशारे को समझकर उन्हें गुस्से से देखने लगता है, तो अर्जुन इशारे में ही जवाब देता है, छोटा नहीं हूं मैं, ठीक है। श्रुति की सारी बातों को सुनकर धनराज जी आपने कहते हैं। धनराज जी, अभय यह कोई तरीका नहीं है, किसी एम्प्लॉय से बात करने का, कौन सा केस फाइल था। अभय, सर यह केस था, और नाम बता देता है। धनराज जी, यह केस अभी के लिए डीले हो सकता है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, और अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे से रहना सीखो। अभय, ओके सर। श्रुति धनराज जी से कहती है। श्रुति, सर आप सही कह रहे हैं, और बोलिए इन्हें। धनराज, तुम चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। श्रुति, थैंक यू सर, हमें बस आपकी तरह ही सीनियर चाहिए, ना कि इनकी तरह, सर आप हमें अपने अंदर कर लीजिए प्लीज सर, यह बहुत डरावने है। धनराज, परेशान मत हो, शांत हो जाओ, कह रहा हूं ना मैं, अब देखता हूं इसे, कुछ नहीं करेगा यह। फिर अपने मन में सोचते हैं, सही है, यह लड़की अब लाइन पर लेकर आएगी इस लड़के को। श्रुति, सर आप इन्हें चेंज करिए, एक काम करिए, आप हमें अपने अपने छोटे बेटे के अंदर काम करने दीजिए, हमने सुना है वह काफी अच्छे लॉयर है, और यही काम भी करते हैं। उनका नाम क्या था, फिर कुछ सोचने लगती है, जब उसे नाम याद नहीं आता है तो कहती है, छोड़िए सर, जो भी नाम है, बस आप हमें उनके अंडर कर दीजिए। श्रुति की यह बात सुनकर सारे स्टाफ को तीसरा झटका लगता है, और आपस में सब धीरे धीरे बातें करने लगते हैं कि यह लड़की पूरी पागल हो गई है। अर्जुन धनराज जी से कहता है। अर्जुन, पापा मेरे और अभय के अलावा कोई और भी छोटा बेटा है आपका। धनराज जी, चुप करो, तुम पागल हो गए हो, इस लड़की को कोई कंफ्यूजन हुआ है। श्रुति, आप हमें कर दीजिए ना अपने बेटे के अंदर, प्लीज सर, बिल्कुल आपकी तरह होंगे, अच्छे से, स्वीट से, सिंपल से, काइंड होंगे, इनकी तरह बात बात पर डराते नहीं होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। अभय, हाँ पापा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कर दीजिए इसे अपने बेटे के अंदर में। श्रुति, हाँ पापा, देखा सर ने भी कह दिया। तभी श्रुति को ध्यान आता है कि उसने अभी अभी क्या कहा। ध्यान आते ही वह कहती है, हमने अभी पापा का। फिर अभय की तरफ देखती है, फिर धनराज अर्जुन की तरफ मुड़कर देखती है, तो उसे अर्जुन इशारे में हाँ कहता है। श्रुति अभय से कहती है। श्रुति, आपका पूरा नाम क्या है। अभय, क्यों जानना है तुम्हें। तभी अर्जुन जवाब देते हुए कहता है। अर्जुन, जिसके बारे में तुम कह रही थी, स्वीट सा, सिंपल सा, यह वही है। अभय धनराज मल्होत्रा, और मैं इसका बड़ा भाई अर्जुन मल्होत्रा, और यह हम दोनों के पापा। श्रुति को इतना सुनते ही जैसे झटका लगता है, और फिर से अपने रोना सा शक्ल बनाकर एक बार अभय अर्जुन की तरफ देखती है, तो एक बार धनराज जी की तरफ। 2 मिनट के बाद श्रुति सदमे से बाहर आती है, तो कहती है। श्रुति, ओके सर, हम काम कर लेंगे। अभय सर के अंदर बहुत अच्छे हैं सर, इतने अच्छे हैं कि पूछिए मत, काफी बड़े लॉयर है कि यह बिना बोले ही केस जीत जाते हैं, हम इनके लिए काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभय, अर्जुन धनराज जी अभय की तारीफ को सुनते हैं, तो मन में सोचते हैं कि ये वही लड़की थी ना, अभी तक जो बुराई करे जा ही थी, अब तारीफ करने लगी। श्रुति आगे बोलती है, सर सारी गलती हमारी है, हमने टाइम पर वर्क पूरा नहीं किया, हमें टाइम पर वर्क खत्म करना चाहिए था। सर तो काफी अच्छे हैं, उनकी कोई गलती है ही नहीं, और ना कभी हो सकती है उनकी गलती।
सारी गलती हमारी है, बहुत बड़े पागल है हम, हमें पता नहीं था, अब आगे से ध्यान रखेंगे। धनराज जी, डरो मत तुम पहले। फिर अर्जुन भी कहता है, अर्जुना हाँ हाँ बिल्कुल मत डरो तुम। धनराज जी, अब बताओ क्या हुआ था। अभय कुछ कहता कि श्रुति ही मासूम सा चेहरा लिए बोल पड़ती है, श्रुति कुछ नहीं हुआ सर, क्या कुछ होना भी था, सब ठीक है सर, और अभय सर तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि आज तक कभी परेशान नहीं किया हमें, थोड़ी सी आंखें खराब है उनकी, वह भी जब गुस्से में देखते हैं तब, बस पूरी गलती हमारी है कि हमने टाइम पर काम पूरा नहीं किया सर, प्लीज हमें जॉब से मत निकालिएगा, आगे से हम सर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आप जॉब से मत निकालिएगा। अभय जब श्रुति की यह सारी एक्टिंग और हरकतें देखता है और सुनता है तो ना चाहते हुए भी उसे हंसी आ जाती है। तभी अर्जुन की नज़र जब अभय पर जाती है तो वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी धनराज जी को दिखाते हुए कहता है, अर्जुन पापा अभय को देखिए। जब धनराज जी भी अभय को देखते हैं तो वह भी हैरान हो जाते हैं, पर अभय काफी जोर जोर से हंसने लगता है। जब उसको महसूस होता है कि सब उसे देख रहे हैं तो वह तुरंत अपने केबिन की तरफ चला जाता है। धनराज अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं, फिर वहां पर खड़ी कंफ्यूज्ड श्रुति को देखकर मुस्कुरा देते हैं। श्रुति को कुछ समझ नहीं आता है तो अर्जुन से कहती है, श्रुति हमने ऐसा क्या कह दिया सर जो आपके छोटे भाई इतना हंस रहे थे। अर्जुन कुछ नहीं, हम भी शौक है कि जो इंसान को जोक नहीं हंसा पाता है या जिस इंसान के पास काम के अलावा कुछ नहीं होता है वह इंसान आज कैसे हंस दिया। यह सब छोड़ो, जाओ अपना काम करो तुम, और उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर सब की तरफ देखकर कहता है कि आप सब भी जाकर अपना काम करिए। सब के जाने के बाद पंछी दूर से यह सब देख रही होती है और मन में कहती है, यह कैसे पॉसिबल है। अभय को जानते हुए कई साल बीत गए, मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह कभी इतना खुलकर हंसा हो, और ना ही आज तक मैंने कभी उसे ऐसे हंसते हुए देखा। आज यह इस लड़की की वजह से हंसा है, इस लड़की को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इस पर पूरी नजर रखनी होगी। इतना कहकर वह भी अपने केबिन में चली जाती है। अभय का घर मल्होत्रा निवास। हाल में पूरा परिवार बैठा होता है, सिवाय अभय को छोड़कर सब बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अर्जुन सबको आज ऑफिस में जो भी हुआ वह सबको बताता है। यह सारी बातें सुनकर पूरा परिवार खूब हंसता है। लेकिन शोभा जी बोलती है अनीता से, शोभा जी लेकिन वह मंदिर वाली लड़की ज्यादा अच्छी है। अनीता, हाँ दादी मंदिर वाली लड़की ज्यादा अच्छी है, अब तो मैंने उसको सजा के तौर पर अपनी असिस्टेंट बनाया है कि और उसके बारे में मैं जान सकूं। अच्छा किया ना शोभा जी, हाँ सही किया तुमने। तभी तपाक से अर्जुन कहता है, अर्जुन दादी ऑफिस वाली लड़की ज्यादा अच्छी है, आज कैसे छोटे का मुंह बंद किया उसने, देखना चाहिए था आपको। पापा बताइए ना इनको। धनराज जी सब की बात सुनते हैं और सिर्फ हंस रहे होते हैं। अनीता, लेकिन मंदिर वाली लड़की दिखने में काफी खूबसूरत संस्कारी है, बोलती ज्यादा है लेकिन अच्छा लगता है उसका बोलना। अर्जुन, ऑफिस वाली ज्यादा अच्छी है, आज उसकी वजह से छोटे हंसा, अब सोचो वह क्या क्या करा सकती है छोटे से। अनीता, जी नहीं आप मेरी पसंद को नहीं जानते, वह इतनी जिद्दी है कि वह अभय भैया से कुछ भी करा सकती है, बस मिलने की देर है, और इस बार दोनों फ्रेशर पे मिल भी लेंगे। अर्जुन और अनीता आपस में ही लड़कियों को लेकर बहस कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा अच्छी होगी, और शोभा जी, इंद्रजीत जी और धनराज जी हंसते हुए इन्हें देख रहे थे। तभी शोभा जी इंद्रजीत जी से कहती है, शोभा जी बस ऐसे ही रहे, मेरा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, जैसे अर्जुन और अनीता एक दूसरे के लिए बने हैं वैसी ही अभय की जिंदगी में कोई आ जाए जो उसे इस कामकाज की दुनिया से अलग दुनिया दिखाएं, उसकी खामोशी को पढ़ सके। इंद्रजीत जी, चिंता मत करिए धर्मपत्नी जी, हमारे अर्जुन और अनीता तो सबके लिए एक आइडियल कपल है। इन दोनों के नोकझोंक से तो पूरे मल्होत्रा निवास में शोर गूंजता रहता है, इनके बिना तो यह घर अधूरा है। शोभा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अनीता के बिना तो हम अधूरे हैं, जैसे इसने सबको संभाला है, हर एक काम को, चीजों को, और अब तो अपनी जॉब को भी। अनीता हम सब की बहू से बेटी बन गई, पता ही नहीं चला। बहुत खुशनसीब है हम कि हमारी बेटी और बेटे हमारा नाम ऊंचा कर रहे हैं। इंद्रजीत जी, हाँ, और रही बात अभय की, उम्मीद रखें सब अच्छा होगा।
वह हमसे भाग सकता है, हमारे सवालों के जवाब से भाग सकता है, लेकिन अपनी किस्मत या तकदीर से नहीं भाग सकता। तो चिंता छोड़ दीजिए, वैसे हम दोनों भी बड़े ही किस्मत से मिले हैं, आपको तो पता है ना। शोभा जी, हाँ वह तो है। तभी गेट से अभय अंदर आता है तो देखता है कि उसके भैया भाभी आपस में किसी चीज को लेकर बहस कर रहे होते हैं। तो अभय कहता है, अभय क्या हुआ भैया भाभी, आप दोनों बहस किस बात पर कर रहे हैं? अभय की आवाज सुनकर सब शांत हो जाते हैं और एक तक अभय की तरफ देखने लगते हैं। अभय क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ लगा है, चेहरे पर इतना कहकर अभय धनराज जी के बगल में बैठ जाता है। इंद्रजीत जी, कुछ नहीं लगा है तुम्हारे चेहरे पर, बस तुम्हारी आंखें। इंद्रजीत जी इतना कहते हैं कि अर्जुन उनकी बातों को काटते हुए कहता है, अर्जुन आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अभय क्या भैया नॉर्मल सी बात है, आज काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी घर आ गया। वैसे आप दोनों किस बात पर बहस कर रहे हैं? अर्जुन हड़बड़ाते हुए, किसी बात पर तो नहीं, हम दोनों तो बस बात कर रहे थे। अभय अच्छा देखकर तो नहीं लग रहा था मुझे कि आप दोनों बात कर रहे थे। फिर अर्जुन को देखकर मुस्कुरा देता है। अर्जुन उसकी मुस्कुराहट को समझ नहीं पाता है तो कहता है, अर्जुन क्या लगा तुझे? अभय अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहता है, आपकी कोई एक्स या तो कोई चाहने वाली को भाभी ने पकड़ लिया होगा या जिससे आज आप मिले थे। अर्जुन चुप हो जाओ, मैंने ऐसा कब किया छोटे? अनीता आपकी कोई एक्स भी है? अभय भैया क्या कह रहे हैं, आप किससे मिले थे आज? अर्जुन सक पकाते हुए अनीता से कहता है, किसी से भी नहीं मिला था मैं, यह छोटे झूठ बोल रहा है, मुझे फंसा रहा है। अनीता भैया कभी झूठ नहीं बोलते, आप ही झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन अरे सच बोल रहा हूँ अनीता, तुम्हारे सिवा मैंने किसी से प्यार नहीं किया कभी भी। अनीता जब अर्जुन की बात को नहीं मानती है तो अर्जुन बेचारीगी सा चेहरा बनाकर अभय की तरफ देखता है तो अभय मुस्कुराते हुए इशारे में कहता है, याद है ऑफिस से बहुत बोल रहे थे आप, अब मजा आएगा। अर्जुन अभय के इशारे को समझ जाता है और खुद से कहता है, खुद की तो जिंदगी बसी नहीं, मेरी उजाड़ने चला है। तभी अभय अनीता की तरफ आकर कहता है, अभय भाभी भैया पर भरोसा नहीं करिएगा आप, उन्हें मारिए, देखें मैं आपको सच बता रहा हूँ तो कैसे डरा रहे हैं आपके छोटे भाई को। अर्जुन छोटा भाई, भाभी का चमचा कहीं का। फिर अर्जुन अभय को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है तो अभय अर्जुन से बचने के लिए दौड़ने लगता है। पूरे हॉल में अभय और अर्जुन एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं। यह सब देखकर सब खुश हो जाते और अभय अर्जुन के मस्ती मजाक को करते देखकर उन्हें अभय अर्जुन के बचपन के दिन याद आ जाते हैं और सब फिर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। वह दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था, फ्रेशर का दिन। फ्रेशर के एक दिन पहले रात का राघव श्रुति के हॉस्टल के गेट के सामने अपनी कार को खड़ा करके कुछ सोच रहा होता है। फिर कार से बाहर निकलकर अपने फोन निकालकर श्रुति को फोन करता है। श्रुति आराम से अपने कमरे में बैठकर पायल को कल का सब कुछ बता रही होती है। तभी उसका फोन बजता है तो फोन उठाकर देखती है तो राघव का नाम फ्लैश हो रहा होता है। फिर पायल को 1 मिनट बोलकर एक साइड होके फोन उठा के कहती है, श्रुति क्या हुआ, रात के 9 बजे तुम्हारा क्या घट गया है? राघव कुछ घटा नहीं है, तुझसे कुछ काम था, कहाँ हो तुम अभी पार्टनर? श्रुति चिढ़ते हुए, अब तुम्हें कौन सी परेशानी आ गई या फिर हमें परेशान करने का मन कर रहा है तुम्हारा? राघव मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा था कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुम। श्रुति राघव तुम बताओ कहाँ होना चाहिए हमें अभी और हम कहाँ हो सकते हैं अभी? राघव हॉस्टल में। श्रुति जब तुम्हें पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हो बेफिजूल के सवाल? राघव ठीक है तुम तुरंत नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। श्रुति हम क्यों आए, हमें नहीं आना। राघव तो मैं रूम में आ जाता हूं। इतना सुनते ही श्रुति पायल की तरफ देखने लगती है। फिर राघव से कहती है, श्रुति कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद को इतनी तकलीफ मत दो, आ रहे हैं नीचे वेट करो। श्रुति इतना कहकर फोन कट कर देती और रूम से बाहर जाने के लिए होती है तो पायल उसे रोकते हुए कहती है, पायल कहाँ जा रही हो श्रुति तुम? श्रुति
बस नीचे जा रहे हैं, कुछ काम था तुम्हें, कोई काम है? पायल, नहीं नहीं तुम जाओ आराम से, हमें कोई काम नहीं है। श्रुति पायल का जवाब दिए बिना ही तुरंत नीचे आ जाती है। नीचे हॉस्टल के गेट के पास पहुंचकर राघव के पास जाते हुए कहती है, श्रुति क्या हुआ तुम्हें? राघव, क्या हुआ, ढंग से बात करो और कुछ इज्जत भी दो। श्रुति, द ग्रेट राघव सिंह ठाकुर, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, काम भी वैसे इज्जतदार के लायक वाले करने पड़ते हैं जो कि तुमने तो कभी किया नहीं है। राघव, जो भी हो रिस्पेक्ट से बात करो। श्रुति, बोलो क्या हुआ? राघव, ये रिस्पेक्ट है। श्रुति, बोलना है या फिर हम जाए? राघव, हाँ हाँ आराम से जाओ, फिर मैं रूम में आ जाऊंगा तुम्हारे। श्रुति, अच्छा ठीक है, फिर पूरी नौटंकी करते हुए कहती है, अब बताइए आपके ये शुभ चरण हमारी छात्रावास की तरफ कैसे मुड़े, आपने इतना कष्ट क्यों किया? अगर आपका कुछ कार्य अधूरा रह गया है तो आप बताइए, हम उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न जरूर करेंगे, तो बताइए क्या कर कार्य है आपको? राघव, ग्रेट यार ग्रेट, वैसे जो तुम बोली हो समझ तो नहीं आया मुझे, लेकिन सुन के अच्छा लगा। श्रुति, अच्छा अब हो गया हो तो बोलो क्या हुआ है तुम्हें, हमें नींद भी आ रही है और कल बहुत काम है, जल्दी बोलो। राघव, अच्छा ठीक है, तुम अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। श्रुति, क्यों, हमारे हाथ से तुम्हारा क्या मतलब है और उससे क्या काम? राघव, तुम कितने सवाल करती हो, चुपचाप जो कहा जाता है कभी वो भी कर लिया करो, हाथ दो अपना। श्रुति राघव को घुरते हुए अपने एक हाथ को आगे करते हुए कहती है। श्रुति, यह लो। राघव एक कैरी बैग में से कपड़े का बॉक्स निकालकर श्रुति के हाथ में रखते हुए कहता है, राघव, कल शाम पार्टी में तुम यह पहनोगी। श्रुति तुरंत अपने हाथ को पीछे करते हुए, हमें नहीं चाहिए कोई गिफ्ट या ड्रेस तुमसे, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं, हम उनमें से कुछ पहन लेंगे। राघव, तो क्या वही साड़ी पहन लोगी? श्रुति राघव के थोड़े पास आती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, श्रुति, क्यों अच्छे नहीं लग रहे थे क्या उस दिन, और दिक्कत क्या है तुम्हें, हमारी साड़ी से नजर तो हट नहीं रही थी उस दिन? राघव श्रुति के इस हरकत से हल्का से घबरा जाता है और एक कदम पीछे होके कार से उसकी पीठ लगा जाती है, फिर अपने आप को शांत करके संभालते हुए बोलता है, राघव, तुम वहां मेरी पार्टनर बनकर आ रही हो तो तुम्हें मेरा स्टैंडर्ड शो करना होगा। श्रुति, तब तो हम पक्का साड़ी ही पहनकर आएंगे, बिल्कुल टिपिकल वाला, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड तो हमसे शो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। राघव अपने मन में, हे भगवान, यह लड़की, इससे अपनी कोई बात समझाना इतना मुश्किल क्यों है? फिर श्रुति की तरफ देख के कहता है, तुम्हें डांस करना है ना, तो डांस का थीम है इसलिए मैं यह ड्रेस दे रहा हूँ। श्रुति, नहीं चाहिए, हम अपने रूममेट से ले लेंगे कपड़े अगर हमारे पास नहीं होंगे तो। राघव, समझो कि तुमने मुझसे ही मांग लिया और मैंने तुम्हें दे दिया, पहन के तुम्हें रखना होगा तो रखना, फेंकना होगा तो फेंक देना, यह तुम्हारी मर्जी है। राघव के इतना बात सुनते ही श्रुति सोचने लगती है कि वह क्या करें। जब राघव श्रुति को बोलता है कि तुम्हें यह ड्रेस पहनना है तो पहना, वरना फेंकना होगा तो फेंक दो, तुम्हारी मर्जी, तो राघव की बात सुनकर श्रुति सोचने लगती है और अपने मन में कहती है, श्रुति, हाँ हमें क्या, छोड़ो, फ्री में एक ड्रेस मिल रहा है तो इसमें जाता क्या है? फिर राघव की तरफ देख कर कहती है, अच्छा ठीक है, दो, और कोई काम है तुम्हें? राघव, नहीं, अब तुम जा सकती हो। श्रुति ड्रेस का बॉक्स लेकर जाने लगती है, तभी राघव के पास वापस आकर उसे मजाक करते हुए कहती है, श्रुति, मतलब हद है यार, ड्रेस तो दे दिए तुम, लेकिन इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी होती है और साथ में मैचिंग सैंडल भी, वह तो तुमने नहीं दिया, कहाँ है वह सब? राघव, मिस पार्टनर, अभी तो तुमसे ड्रेस भी नहीं ली जा रही थी, अब तुम्हें ज्वेलरी और सैंडल भी चाहिए? श्रुति, हाँ बिल्कुल चाहिए, तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच करना है तो जरूरत तो पड़ेगी, अगर हम लेंगे तो वही सस्ता सा सड़क पर से उठा कर लेंगे, यही कुछ 200 या 500 रुपए का होगा जो तुम्हारे स्टैंडर्ड को शो नहीं करेगा, और तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो तुम्हें हमें किसी बड़े शोरूम में ले जाकर जिसकी कीमत लाखों से स्टार्ट हो वह दिलाना चाहिए। राघव बड़बड़ाते हुए कहता है, कसम से यह लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है। श्रुति, कुछ कहा तुमने हमें? राघव, कह रहा था कि तुम 500 वाली पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
श्रुति, यह जो तुम ड्रेस लेकर आए हो ना हमारे लिए, इसे भी पकड़ो, हमें नहीं चाहिए अब। राघव, अच्छा ठीक है बाबा, कल चलना साथ में, मैं दिला दूंगा, इसे पकड़ो पहले तुम। श्रुति, कल तो फ्रेशर है, टाइम नहीं है हमारे पास कल। राघव, एक काम करो, तुम अभी चलो मेरे साथ, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना, ओके। श्रुति अपने मन में इसका दिमाग इतना ज्यादा क्यों चलता है, फिर राघव की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा है, अभी सारी दुकान बंद हो गए होंगे। राघव, तुम चलो तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, तुम्हें टाइम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। श्रुति, हमें नहीं जाना, तुम जाकर लेते आओ, हमारे पैरों का साइज ये है। राघव, एक बात बोलूं पार्टनर, मैं यहाँ किसी के ऑर्डर सुनता नहीं हूँ। श्रुति, वैसे भी मैंने तुम्हें ड्रेस का ऑर्डर नहीं दिया था, तुमने खुद से लाया। राघव, हाँ तो वह मैं खुद से लाया, किसी के कहने पर नहीं, अगर ज्वेलरी और सैंडल चाहिए तो अभी चलो। श्रुति कुछ सोचते हुए, एक शर्त पर। राघव, क्या? श्रुति, तुम हमें आइसक्रीम, गोलगप्पे, चाट, आलू टिक्की यह सब खिलाओगे तब। राघव, ठीक है चलो। श्रुति तुरंत राघव की गाड़ी में बैठने को होती है तो राघव उसे रोकते हुए कहता है, राघव, एक मिनट, ऐसे ही चलोगी टी-शर्ट और पैजामा में? श्रुति खुद को देखते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम चेंज करके आ रहे हैं अभी। राघव, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी से आओ। श्रुति 1 मिनट काफी है। इतना कह के वहां से चली जाती है। राघव अपने मन में कहता है, यह क्या कोई मशीन है जो 1 मिनट में तैयार हो जाएगी, या हाथ पैरों में पहिए लगे हैं, इतना सोचता ही रहता है कि तब तक श्रुति नीचे आ जाती है। राघव जब श्रुति को देखता है तो कहता है, राघव, तुमने चेंज क्या किया है, वही तो पहना है जो अभी पहले पहनी थी। श्रुति, क्यों, अच्छी नहीं लग रहा है क्या हम? राघव, नहीं नहीं, तुम और अच्छी ना लगो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैं बस पूछ रहा हूँ। श्रुति, बुद्धू, हमारे पैरों को देखो, हमने हॉस्टल के स्लीपर को चेंज करके स्पोर्ट्स शूज पहन लिया है और बालों को झाड़ लिया है और हम रेडी हो गए। राघव श्रुति को घूरते हुए, अपनी लाइफ में पहली ऐसी लड़की देख रहा हूँ जो ऐसे ही बिना मेकअप के अच्छे से रेडी हुए बिना शॉपिंग पर चल रही हो। श्रुति उसके कार में बैठते हुए, हो गया तुम्हारा, अब चलो, वैसे भी हम यूनिक पीस है, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे हम। राघव ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए, हाँ हाँ, तुम्हें समझना भी कौन चाहता है। राघव कार चलाकर एक मॉल के सामने रोक देता है। श्रुति कार से बाहर आकर राघव का वेट करने लगती है, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, हेलो मिस सक्सेना। श्रुति आवाज सुन के पीछे देखती है तो आर्यन को देखकर खुशी से कहती है, श्रुति, हेलो मिस्टर आर्यन, बड़े दिनों बाद दिखे, आप कैसे हैं? आर्यन, मैं तो अच्छा हूं, और आप? श्रुति, हम भी अच्छे हैं। आर्यन, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है, और अकेले हैं आप क्या? श्रुति, जी नहीं, हमारा दोस्त हमारे साथ है, वह कार को पार्क करने के लिए गया हुआ है, बस आ रहा होगा, और आप? आर्यन, वैसे यह मॉल तो मेरा ही है, लेकिन आया यहाँ मैं काम से काम करते करते काफी लेट हो गया, अभी जा रहा था तो आपको देखा तो यहाँ आ गया आपसे मिलने के लिए। वैसे आपको यहाँ पर कोई काम है? श्रुति, हाँ कुछ सामान खरीदना था। तभी राघव श्रुति के पास आते हुए कहता है, राघव, हे पार्टनर चले। जब उसकी नजर आर्यन पर जाती है तो श्रुति को देखने लगता है। श्रुति दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, श्रुति, मिस्टर आर्यन यही है जिसके साथ हम आए हैं, राघव सिंह ठाकुर, और राघव यह मिस्टर आर्यन है। राघव, पार्टनर, आई डोंट केयर कि कौन है ये, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, और मैं हाथ तब तक नहीं मिलाता जब तक उसे मैं जान न लूं या वह मेरा बिजनेस पार्टनर न हो। श्रुति राघव की बात सुनकर आर्यन से कहती है, आर्यन, सॉरी मिस्टर आर्यन, ये ऐसा ही है, पूरा पागल। फिर राघव को नीचे करके उसके कान में कहती है, लोगों से कैसे बात करते हैं, पता नहीं है क्या तुम्हें? आर्यन, ओके मिस सक्सेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी जगह राघव जी भी सही है। राघव आर्यन की बात सुनकर उसे देखकर बस मुस्कुरा देता है, फिर श्रुति का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। श्रुति अपना हाथ को राघव के हाथ से छुड़ा रही होती है और आर्यन
को देखकर बार बार सॉरी बोलते हुए अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है। राघव श्रुति कुछ ही कदम चले होंगे कि आर्यन कहता है, आर्यन, मिस्टर सिंह, आप मिस्टर राघवेंद्र सिंह ठाकुर के और मिसेज राशि राघवेंद्र सिंह के बेटे हैं ना? काफी सुना है उनके बारे में और आपके पापा के बारे में तो सब जानते हैं कि वह काफी बड़े और अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन आपकी मां के बारे में इतना बोलते बोलते आर्यन मुस्कुरा देता है। राघव श्रुति जब यह सुनते हैं तो राघव की पीठ आर्यन की तरफ होती है, जिसकी वजह से आर्यन उसका गुस्से को तो नहीं देख पाता है। इतना सुनते राघव के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो श्रुति का हाथ छोड़ देता है और गुस्से में राघव की मिट्टियों को भींच लेता है। श्रुति सिर्फ उसे ही देख रही होती है। श्रुति कुछ कहती कि राघव वहां से मॉल के अंदर चला जाता है। श्रुति को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो आर्यन के पास आकर कहती है, श्रुति, मिस्टर आर्यन, हमें नहीं पता आपने ये बात क्यों कही, लेकिन राघव को अपनी मॉम का नाम लेना नहीं पसंद है। हमें नहीं पता उसकी क्या मजबूरी है या क्या वजह है, लेकिन प्लीज आपको या हमें किसी को भी कोई हक नहीं है किसी के प्राइवेट लाइफ के बारे में बोलने का। हमें पता है आपके लिए राघव के पापा के बारे में पता करने में टाइम नहीं लगा होगा, लेकिन तभी और राघव की तरफ से हम आपसे सॉरी बोलते हैं और वह ऐसा ही है, समझ लीजिए आप। आर्यन, अरे आप क्यों सॉरी बोल रही है? और आप गुस्सा मत होइए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपके दोस्त को हर्ट करने का। मैं जब अगली बार मिलूंगा तो माफी मांग लूंगा। श्रुति, ओके थैंक यू एंड आगे से आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह भी मॉल के अंदर चली जाती है। आर्यन श्रुति को अंदर जाता हुआ देखता रहता है, फिर अपनी कार में बैठकर किसी को फोन करता है और कुछ कहता है। इधर श्रुति राघव को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे राघव मिल नहीं रहा होता है। ढूंढते ढूंढते श्रुति की नज़र किड्स सेक्शन के पास वाले एरिया पर जाती है, जहां राघव ग्लास के इस पर खड़ा होकर उसी ग्लास के अंदर रखे खिलौनों को देख रहा होता है। श्रुति उसके पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। जब ऐसी ही 5 मिनट बीत जाते हैं तो श्रुति वहां की शांति को तोड़ते हुए कहती है, श्रुति, हमें नहीं पता राघव कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है उसके वजह से तुम खुद को कमजोर तो नहीं कर सकते ना। तुम तो कितने स्ट्रांग हो, हमेशा हमें परेशान करते रहते हो, ऐसे शांत अच्छे नहीं लगते। श्रुति की सारी बात सुनकर भी राघव कुछ नहीं बोलता है। श्रुति राघव को ऐसे शांत देख के अपने मन में ही कहती है, क्या करें हमें तो किसी को कंसोल करना भी नहीं आता है। 1 मिनट, एक काम करते हैं, शावी को फोन करते हैं, वह अपनी बातों से राघव का मूड ठीक कर देगी। फिर जैसे ही श्रुति अपने फोन को निकालकर शावी को फोन करने के लिए होती है, तभी राघव कहता है, राघव, मैं ठीक हूँ, बस कुछ अतीत ऐसे होते हैं, या यह कह लो कि उन अतीत में कुछ लोगों से हम ऐसे जुड़े होते हैं जिनसे नफरत तो हम बहुत करते हैं और उनके दिए धोखे को भूल नहीं पाते हैं, और जब भूलते हैं तो लोग भूलने नहीं देते हैं। राघव की ऐसी बात सुनकर श्रुति के पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन तभी वो राघव के बातों का जवाब देते हुए कहती है, श्रुति, तो हम वह चीज एक्सेप्ट करके छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जरूरी है क्या हर चीज से नफरत करना? लोगों का क्या है, वह जहां तुम्हें खुश देखेंगे तो उन्हें जलन होगी, तो तुम्हारी खुशी को बर्बाद करने के लिए चले आएंगे। और उस अतीत को भूलना आसान तो नहीं होगा, लेकिन उस अतीत से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ने में क्या बुराई है? श्रुति की बात सुनकर राघव कोई जवाब नहीं देता है, तो श्रुति कहती है, श्रुति, तुम्हें पता है जहां हम काम करते हैं, मतलब जिस लॉ फर्म में हम काम करते हैं, वहां के जो हमारे सीनियर है ना, पता है वह हमें कैसे डांटते हैं या ताने देते हैं? राघव, कैसे? श्रुति, तुम हमारा यह चश्मा पकड़ो। फिर अभय की एक्टिंग करते हुए श्रुति कहती है, मिस सक्सेना, तुम यहाँ काम करने क्यों आती हो जब तुमसे कोई काम होता ही नहीं है? यहाँ पर तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं, आराम करने के नहीं। कभी किसी चीज की तो इज्जत है नहीं, जब देखो तब बोलना बोलना बोलना, काम पर ध्यान देना नहीं है तुम्हें। फिर ऐसे ही मुंह बना बनाकर श्रुति अभय की एक्टिंग करने लगती है। राघव श्रुति की इस हरकतों को देखकर उसे हंसी आ जाती है और हंसते हुए कहता है, राघव, तुम पूरी पागल हो, सीरियली कोई अपने सीनियर की एक्टिंग करता है? श्रुति, हाँ, तो इसी पागल ने तुम्हें हंसाया भी है। अब चले सैंडल खरीदने के लिए। राघव, ओह सॉरी, शॉप भी अभी तक खुली होगी, हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे वह, चलो। श्रुति और राघव जब जूते चप्पल के शोरूम में पहुंचते हैं तो वहां का स्टाफ वहीं पर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा होता है।
स्टाफ, हेलो सर। राघव, हेलो, थैंक यू एंड सॉरी। स्टाफ, इट्स ओके सर, थैंक यू। तो आपको मुझे बोलना चाहिए, आपकी वजह से मेरा काम अच्छा चल रहा है। इस मॉल में मेरी पूरी दुकान हो गई आपके लिए, तो रात के 3 बजे भी यह दुकान खोलनी पड़ेगी तो चलेगा। राघव, इट्स ओके, यह आपकी मेहनत है कि आपने इसे इतना बड़ा किया, मैंने तो सिर्फ मदद की। श्रुति राघव और स्टाफ की बात सुन रही होती है और सोच रही होती है। जब राघव की नज़र सोचती हुई श्रुति पर जाती है तो राघव कहता है, राघव, ज्यादा ना सोचो, मुझसे प्यार हो जाएगा तो। राघव की यह बात सुनकर श्रुति इधर उधर देखने लगती है। श्रुति को ऐसे इधर उधर देखते हुए उसके कानों के पास आकर धीरे से कहता है, राघव, पापा ने किया है, यह सब मैंने कुछ नहीं किया, तुम तो जानती हो कि मैं कैसा हूँ, बिल्कुल सफिरा। इतना कहकर राघव स्टाफ के साथ आगे चला जाता है। श्रुति राघव को जाते देख मन में कहती है, श्रुति, यह पूरा पागल इंसान है, यह क्या है, जो दिखाता है वह है या जो छुपा हुआ है वह है। इधर अभय का घर, मल्होत्रा निवास। अभय अपने बेडरूम में आराम से बैठकर काम कर रहा होता है, तभी उसको हिचकियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। बार बार पानी पीने के बाद भी हिचकियां बंद नहीं होती है। तभी अनीता अभय के कमरे में आकर कहती है, अनीता, क्या हुआ आपको भैया, आप ठीक है ना, आपको इतनी हिचकियां क्यों आ रही है? अभय, हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, बस ये हिचकी पानी पीने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। अनीता, तो पक्का आपको कोई याद कर रहा होगा। अभय अनीता की बात सुनकर उसकी नज़र अपने रूम की दीवार पर लगे एक हंसती हुई लड़की के तस्वीर पे चली जाती है और अभय उसे ही देखने लगता है। अनीता की भी नज़र अभय की नज़र का पीछा करते हुए उसी हंसती हुई लड़की के तस्वीर पर जाती है। अभय, भाभी जिसे मैं याद करता हूँ वह मुझे याद नहीं करता ना, कोई बात याद है उसे? क्या आज यह हिचकी भी उसी के नाम की है होगी, या मैं उसका नाम लूँ और यह हिचकियाँ बंद हो जाए? पर देखे ना भाभी, फिर भी यह हिचकियाँ बंद नहीं हो रही है। इतना कहकर अभय खिड़की के पास आके खड़े होकर आसमान में चांद को देखने लगता है। अनीता, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार हिचकी उसी इंसान के याद करने से आए, क्या पता आज आपको कोई और याद कर रहा हो। नहीं तो जब आपने ईशा की फोटो को देखा, उसे याद किया, तो आपकी हिचकी को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, अभी भी आ रही है आपको हिचकी, मतलब कोई और याद कर रहा है आपको। अभय चांद को देखते हुए और हिचकियां लेते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे याद करे। तभी उसके दिमाग में ऑफिस में श्रुति का ड्रामा याद आ जाता है, जो उसने उसके पापा के सामने दिखाया था, तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अनीता अभय की हिचकियों को बंद होता देखती है तो कहती है, अरे देखिए आपकी हिचकियां तो चली गई, किसके बारे में सोच रहे थे आप? अभय, किसी के बारे में नहीं भाभी, यह सब लॉजिक बेकार है, आप बताइए आप यहाँ क्यों आए थे? अनीता, अरे हाँ, आपकी हिचकियों की वजह से हम बताना भूल ही गए कि कल आपको मेरे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी के लिए आना है और मुझे आपकी कोई ना नहीं सुनना है। अभय, भाभी आप तो जानती हो कि मुझे यह पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी। अनीता काउच पर बैठते हुए उदास होते हुए कहती है, हाँ सही कहा आपने, क्यों ही आएंगे, आप मत मानिए मेरी बात भैया, इस कामकाज के अलावा भी दुनिया होती है और मुझे नहीं पता, यह रहा इनविटेशन कार्ड और आपको कल आना है, और नहीं आए तो भूल जाइएगा मुझे कि आपकी कोई भाभी भी है। फिर अनीता इनविटेशन कार्ड को वहीं पर रखे सेंटर टेबल पर रख देती है और उठकर चली जाती है। अनीता के जाने के बाद अभय चांद को देखने लगता है और ईशा के बारे में सोचते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इधर मॉल में राघव श्रुति सैंडल खरीद रहे होते हैं, लेकिन श्रुति को कोई सैंडल पसंद नहीं आती है, तो राघव झुंझलाते हुए कहता है, राघव पार्टनर तुम पागल हो गई हो, इतने सारे सैंडल दिखा दिया गया है तुम्हें, लेकिन तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं आ रहा है? अब थोड़ी देर और मैं यहाँ रुका ना, पागल हो जाऊंगा। श्रुति राघव को घूरते हुए, चुप करो तुम, अब जब कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो क्या करें हम? तभी श्रुति की नज़र एक सैंडल पर जाती है जो ज्यादा तड़क भड़क नहीं रहती है, लेकिन देखने में काफी प्यारी लगती है, तो श्रुति तुरंत वहां के स्टाफ से कहती है, भैया वह वाली ब्लैक हील्स लाइए। स्टाफ, मैम वह ब्लॉक हील्स काफी आम है और यही कुछ 500 से 600 रुपए के होंगे। श्रुति,
कोई बात नहीं, कभी कुछ आम चीजें भी खास हो जाती हैं, बस नजरिया होना चाहिए देखने का। आप लेकर आइए। राघव, अच्छा वैसे सही कहा तुमने, जैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। हाँ, थोड़ा ज्यादा बोलती हो, थोड़ी पागल हो, किसी की बात नहीं सुनती हो, लेकिन खास हो। श्रुति राघव की बात सुन के उसे घूरते हुए कहती है, यह तारीफ है या ताना मार रहे हो तुम? तब तक स्टाफ वही ब्लॉक हील्स लाकर श्रुति को दे देता है। फिर श्रुति उसी हिल्स को पहनकर शीशे के सामने खड़ी होकर देखने लगती है। फिर राघव को चलकर दिखाते हुए कहती है, माँ श्रुति देखो राघव कितना प्यारा लग रहा है यह सैंडल हमारे पैरों में। और फिर हंस के मॉडलिंग करके राघव को दिखाने लगती है। राघव श्रुति को ऐसे आम सी चीज को पहने हुए खुश देखकर कहता है अपने मन में, पागल है यह पूरी लड़की कहाँ, इसे लाखों का सामान चाहिए था और यह इतने में ही खुश हो गई। श्रुति राघव क्या सोचने लगे बताओ ना, कैसा लग रहा है? राघव बहुत अच्छा लग रहा है, चले अब। श्रुति हाँ चलो। फिर हिल्स को निकालकर स्टाफ को दे देती है पैक करने के लिए। जैसे ही राघव अपने कार्ड से पेमेंट के लिए देता है तो श्रुति उसके हाथ से उसके कार्ड को लेकर अपने कार्ड को देते हुए राघव से कहती है, श्रुति यह तो हम खुद पे कर सकते हैं, जब लाखों का सामान लेंगे तब तुम पे कर देना, ओके? फिर उसे उसका कार्ड वापस कर देती है। श्रुति और राघव सैंडल लेकर बाहर आते हैं और राघव ज्वेलरी शॉप की तरफ जाने लगता है तो श्रुति उसे रोकते हुए कहती है, श्रुति कहाँ चले अब? राघव रुकते हुए उसकी तरफ मुड़ के कहता है, ज्वेलरी शॉप पर। श्रुति क्यों? राघव तुम्हें ज्वेलरी नहीं खरीदना? श्रुति नहीं खरीदना, सोचे कि अब तुम्हारा लाखों का खर्च होने से बचा ले। आई नो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी। राघव इट्स ओके, अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति हमें पता है, पर क्या है ना, हम ज्वेलरी पहनते नहीं और पसंद भी नहीं है। रही बात ईयररिंग्स की तो ईयररिंग्स के कलेक्शन हमारे पास बहुत है, वह भी ट्रेंड के हिसाब से, तो हमें नहीं चाहिए। राघव तो तुम यहाँ क्यों आई थी? श्रुति सैंडल लेने और कुछ खाने पीने, चलो जल्दी से तुम अपना वादा पूरा करो और हमें कुछ खिलाओ पिलाओ। श्रुति जब खाने के लिए कहती है तो राघव बोलता है, राघव चलो फिर आज रात तुम्हें यहाँ की सबसे अच्छी जगह ले चलता हूँ खाने के लिए। श्रुति तो चलो फिर। इतना कह के मॉल के दोनों बाहर आ जाते हैं। राघव कार लेकर आता है तो श्रुति उसमें बैठ जाती है। थोड़ी देर में राघव कार को रोकता है तो श्रुति जब बाहर का नज़ारा देखती है तो कुछ कपल और कुछ यूथ थे, जिसमें कुछ कपल्स तो आइसक्रीम खाते खाते बातें कर रहे थे और कुछ लोग कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। वहां के लगे स्टॉल को देखकर श्रुति के चेहरे पर चमक आ जाती है और तुरंत अपनी सीट बेल्ट को खोलकर कार से बाहर निकल जाती है और दौड़ के गोलगप्पे वाले की तरफ जाने लगती है। राघव श्रुति को ऐसे भागते हुए देखकर कहता है, राघव आराम से पार्टनर, गिर जाओगी। इतना कह के वह भी कार से निकलता है और कार को लॉक करके श्रुति के पीछे चल देता है। श्रुति गोलगप्पे वाले के पास पहुंचकर कहती है, श्रुति भैया जल्दी से अब गोलगप्पे खिलाइए। तब तक राघव भी उसके पास आ जाता है और राघव कहता है, राघव हाँ भैया जल्दी खिलाइए इसे, वरना आपको छोड़ेगी नहीं फिर। श्रुति राघव को मुंह बनाकर देखने लगती है। गोलगप्पे वाला श्रुति और राघव दोनों को प्लेट देता है तो श्रुति राघव को प्लेट लेते देकर कहती है, श्रुति तुम गोलगप्पे खाते हो क्या? राघव क्यों, मैं तुम्हें इंसान नहीं दिखता हूँ? श्रुति हमारा मतलब है कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो तो तुम ऐसे ही कहीं का थोड़ी ना कुछ खा लोगे, मैं मतलब कुछ भी स्ट्रीट फूड में। राघव अच्छा मिस पार्टनर, शायद तुम भूल रही हो, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने से पहले मेरे पापा भी एक आम इंसान ही थे और मैं उनका आम सा बेटा, तो मैंने यह सब बहुत खाया है। श्रुति राघव की बात को सुनकर कुछ बोलने को होती है कि राघव उसके मुंह में गोलगप्पे को डालते हुए कहता है, राघव ज्यादा मत सोचो, इतना दिमाग तुम्हारे पास नहीं है, चुपचाप खाओ। श्रुति की मुंह में गोलगप्पे होने की वजह से वह राघव को कुछ जवाब नहीं दे पाती है तो उसे बस अपनी आंखों से घूरने लगती है। दोनों ऐसे ही मस्ती करते करते सारी चीजों को खाने लगते हैं। खाने के बाद श्रुति एक आइसक्रीम स्टॉल के पास आके कहती है, राघव
तुम बताओ कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर लोगे? राघव, मेरे लिए तुम मिंट चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम ले लो, नॉर्मल में वही खाता हूँ। श्रुति, ओके फिर आइसक्रीम वाले से कहती है भैया एक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम और एक मिंट चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम दे दीजिए। आइसक्रीम वाला श्रुति को आइसक्रीम देता है और श्रुति उसे पैसे देकर राघव के पास आकर बैठ जाती है। फिर राघव का आइसक्रीम देकर अपने आइसक्रीम के रैपर को खोलकर खाते हुए आसमान में चांद को देखने लगती है। चांद को देखते हुए श्रुति राघव से कहती है, श्रुति, राघव देखो ना आज चांद कितना चमक रहा है। राघव अपनी आइसक्रीम को खाते हुए बिना आसमान में देखे कहता है, हाँ तो मैं क्या करूं, उसका काम ही है चमकना। श्रुति, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था, बताने के लिए थैंक यू। इतना कह के आइसक्रीम खाते हुए श्रुति आसमान में देखने लगती है। राघव की नज़र जब श्रुति पर जाती है तो चांद की रोशनी में उसे श्रुति बहुत खूबसूरत लगती है और फिर उसे एकटक देखने लगता है। श्रुति राघव की तरफ बिना देखे अचानक से कहती है, हमें मत देखो, अपनी आइसक्रीम को खाओ वरना पिघल जाएगी। राघव झेपते हुए श्रुति पर से अपनी नज़र को हटाकर आइसक्रीम को खाने लगता है। तभी उसके मन में सवाल आता है तो श्रुति से पूछता है, राघव तुम चांद को ऐसे क्यों देख रही हो? इतना पूछकर श्रुति को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। श्रुति राघव की तरफ बिना देखे एक लंबी सांस लेकर कहती है, सुकून मिलता है। राघव, सुकून? चांद को देखने से कैसे सुकून मिलेगा? श्रुति, हाँ सुकून। फिर राघव की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें पता है जब हम बनारस में सुबह 4 बजे हम और हमारा भाई घाट जाते थे, वहां पर सुबह सुबह घाट पर बैठकर पानी को देखना और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करना, फिर उस घाट के पानी में जब चांद का रिफ्लेक्शन दिखता है उसे देखने में अलग सा ही सुकून मिलता है। बनारस की बात ही अलग है। राघव उसकी बात को सुनकर उससे कुछ पूछता या कोई जवाब देता कि श्रुति कहती है, श्रुति, राघव रात के 1 बज गए, हॉस्टल बंद हो गया होगा, हम कैसे जाएंगे हॉस्टल में? राघव, डोंट वरी, मैं हूं ना। अच्छा चलो तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूं। इतना कह के राघव उड़ जाता है। श्रुति, पर कैसे? राघव, तुम पहले उठो तो सही और चलो। श्रुति उठकर राघव के साथ चलने लगती है। राघव श्रुति के हॉस्टल के सामने कार को रोक देता है। श्रुति को लेकर हॉस्टल की दीवार को फांद कर पार करते हैं। दोनों फिर धीरे धीरे कदमों से बिना आवाज किए दोनों चलने लगते हैं। हॉस्टल के बिल्डिंग के पास पहुंचकर श्रुति राघव से धीरे से कहती है, श्रुति, अब क्या करे राघव? राघव, रुको तो सही। फिर वह धीरे से वहां पर छुपाया सीढ़ी लाता है। श्रुति सीढ़ी को देखकर हैरान होते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राघव को देखने लगती है। राघव उसके सवालों को समझकर कहता है, राघव, मैंने या नहीं रखा है, जब मैं पहली बार मिलने आया था तुमसे तो उस दिन ही इस सीढ़ी को देखा, फिर तुम्हारे कमरे में आया था इसी के सहारे। श्रुति, लेकिन तुमने तो कहा था पाइप से चढ़कर, और दूसरी बात तुम्हें कैसे पता चला कि यह कमरा हमारा ही है? राघव अपने सर के पिछले हिस्से के बालों को हाथ से छूते हुए कहता है, राघव, वो क्या है ना, मैंने किसी से पता किया था और पाइप वाली बात झूठी है, क्योंकि तुम्हारी खिड़की के अगल बगल कोई पाइप है ही नहीं। श्रुति राघव की यह बात सुनकर अपने कमर पर दोनों हाथ को रखते हुए राघव को घूरने लगती है। राघव, ऐसे घुरो मत, रूम में जाना है, या चाहती हो कि तुम्हारी वार्डन मैम ऐसे ही पकड़े हम दोनों को यहाँ पर? श्रुति को जब ध्यान आता है तो तुरंत सीढ़ी से चढ़कर अपने रूम में पहुंच जाती है। श्रुति के रूम में पहुंचते ही राघव सीढ़ी को छुपा देता है और सर को उठाकर श्रुति की तरफ देखने लगता है। श्रुति उसे जाने का इशारा करती है तो राघव श्रुति को बाय करते हुए दीवार को फांदकर अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। श्रुति राघव को जाते हुए देखती रहती है। राघव के जाने के बाद वह भी अपने बेड पर आकर सो जाती है। सुबह का वक्त, श्रुति का हॉस्टल। पायल जब उठती है तो श्रुति को अपने बेड पर सोता पाकर मन में कहती है, यह कब आ गई और कैसे? रुको पूछती हूँ अभी। पायल श्रुति को सोते देख कहती है, पायल रुको, इसे उठने दो फिर पूछती हूँ। इतना कह के वह उठकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। रेडी होकर पायल जब बाहर आती है तो देखती है श्रुति अभी भी सो रही होती है, तो वह तुरंत श्रुति को जगाने लगती है। पायल, उठ जा, कुंभकर्ण की बहन, सुबह हो गया है।
श्रुति, थोड़ी देर और सोने दो। पायल, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? श्रुति, अलसाई आवाज में, आज कॉलेज में फ्रेशर है तो डायरेक्ट उसी वक्त जाना होगा। पायल, ओके तब भी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। श्रुति, अपने मुंह पर से चद्दर को हटाकर क्या पूछना है पूछो। पायल, कल तुम कब आई और कैसे? श्रुति, सोते हुए कहती है गेट से आए हैं और कोई रास्ता छोड़ा है, ये हॉस्टल वालों ने इतना कहकर चुप हो जाती है और सोने लगती है। पायल, ठीक है तुम उठकर फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। पायल के जाने के बाद श्रुति आराम से सोने लगती है, तभी उसका फोन बजता है। आधी खुली नींद में देखती है तो कोई अननोन नंबर रहता है। अननोन नंबर को देखकर वह इग्नोर करने लगती है और सो जाती है। ऐसे 2-3 बार करती है, लेकिन जब बार बार फोन बजता है तो पहले खुद से कहती है कि कौन सुबह सुबह परेशान कर रहा है हमें, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। फिर फोन उठाते हुए कहती है, श्रुति, हेलो कौन है और यह सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है हमें? पता है ना सुबह इंसान सोकर उठता है या सो रहा होता है, लेकिन नहीं बार बार परेशान करना जरूरी है। एक बार में फोन नहीं उठा रहा है तो उसका मतलब कि वह इंसान उस वक्त उसका मन नहीं है फोन उठाने का। लेकिन तुम। फिर फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मिस सक्सेना। श्रुति, पहले यह बताइए कि कौन बोल रहा है? उधर फोन से आवाज आती है, अभय बोल रहा हूँ। श्रुति अभय का नाम सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती है और फिर कहती है, श्रुति, हाँ हम अभय सर के मंगेतर बोल रहे हैं। फिर हंसते हुए कहती है, सुबह सुबह हम ही पागल बनाने को मिले हैं या आप पागल हो गए हैं? वह खड़ूस इंसान हमें कॉल करेंगे कभी गलती से ना करे, वह सिर्फ हमें ताना देते हैं और आप जो भी हैं सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं। हमारे साथ नाम बता दे वरना अगर हमें पता चला तो तुम गए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीनियर का नाम लेकर हमें परेशान करने की? मानते हैं वह खड़ूस है, किसी की बात नहीं सुनते हैं, पागल इंसान है, लेकिन उनकी इंटर्न होने के नाते हम उनके नाम का ऐसे यूज होने नहीं दे सकते। आइंदा फोन मत करना, इतना कह के वह फोन कट कर देती है। इधर अभय अपने फोन को घूरते हुए कहता है, अभय, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि यह मेरा फोन काट दी, समझती क्या है खुद को, और मेरे सामने मुझे खड़ूस बोल रही है। इतना कहकर फिर से फोन मिला देता है। इधर श्रुति जब फिर से वही नंबर देखती है तो फोन उठाकर कुछ कहने को होती ही है कि उससे पहले ही अभय बोल पड़ता है, अभय, मिस सक्सेना, अगर तुमने अब फोन कट किया या बदतमीजी की या मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे सैलरी में से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि तुमने बहुत बदतमीजी कर ली है। इतना सुनते ही श्रुति तुरंत बेड पर से उठते हुए कहती है, श्रुति, अभय सर आप, गुड मॉर्निंग सर, इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किया आपने? अभय, मैं खड़ूस हूँ, अकड़ू हूँ और क्या क्या हूँ। श्रुति, आप तो बहुत अच्छे हैं सर, कोई काम था जो आपने कॉल किया सुबह सुबह हमें? अभय, हाँ आज ऑफिस मत आना, हम भी ऑफिस नहीं आ पाएंगे, कहीं जाना है मुझे। श्रुति, हाथों आज हम भी नहीं आ पाएंगे, हमने ऑलरेडी लीव एप्लीकेशन दे दिया है। अभय, ओके ठीक है, इतना कह के वह फोन कट कर देता है। श्रुति, फोन को देखते हुए इन्होंने ठीक है बोला, कुछ कहा नहीं, सुबह सुबह सुनाया नहीं हमें, इन्हें क्या हो गया? तभी पायल की आवाज आती है तो श्रुति पायल की तरफ देखने लगती है तो पायल कहती है, पायल, तुम्हारा नाश्ता यह रहा, मैं यहाँ रख दे रही हूँ और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम नाश्ता कर लेना, ठीक है, बाय बाय। श्रुति, हाँ ठीक है, थैंक यू, बाय। शाम का वक्त, श्रुति का हॉस्टल। श्रुति रेडी होने के लिए होती है तो राघव का दिया हुआ ड्रेस का बॉक्स निकालकर अपने बेड पर रखती है। फिर जब राघव के दिए हुए ड्रेस के बॉक्स को खोलती है तो उसमें रखे ब्लैक गाउन को देख कहती है, यह तो वही गाउन है जिसे हमने उस दिन देखा था, और फिर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। गाउन को लेकर वह पहन के खुद को शीशे में देखती है तो फुल लेंथ गाउन को पहने हुए बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। तभी पायल रूम के अंदर आती है तो श्रुति को देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। फिर उसके पास आकर कहती है, पायल, श्रुति तुम कितनी प्यारी लग रही हो इस ब्लैक फुल लेंथ गाउन में। श्रुति पायल की तरफ देखते हुए कहती है, सच में हम अच्छे लग रहे हैं, और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? पायल,
हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो आगे, और बॉस को भी आज कहीं शायद जाना था, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। अब मैं जल्दी आ गई हूँ तो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ आज। श्रुति, ओके। पायल, देख लेना आज फ्रेशर पार्टी में सबकी नज़र तुम पर होगी। श्रुति, देख लेने का क्या मतलब है, तुम भी तो चल रही हो ना हमारे साथ। पायल, सॉरी यार, हमें थोड़ा सा काम है ऑफिस का जो कल तक पूरा करना जरूरी है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। श्रुति पायल की यह बात सुनकर ओके कहती है, फिर हंस के खुद को शीशे में देखने लगती है। पायल श्रुति को रेडी करके कहती है, वाओ श्रुति, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मतलब बिल्कुल परी की तरह, बहुत ही सुंदर। फिर श्रुति की बलाइयां लेने लगती है। श्रुति सच में फिर खुद को जब शीशे में देखती है तो कहती है, यह हम है। पायल, अब जाओ वरना लेट हो जाओगे, 6 बज गए, 7 बजे तक अपने कॉलेज पहुंचना है तुम्हें। श्रुति, हाँ। फिर वह अपने ब्लैक हिल को पहनकर कैब को बुक करती है और कैब के आने के बाद वह कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर कॉलेज में रात के टाइम कॉलेज का कैंपस लाइट की वजह से चमक रहा होता है। सभी यूथ अपना इधर से उधर आ जा रहे थे, लेकिन उनमें से राघव की नज़र सिर्फ कॉलेज के गेट पर थी और वह सिर्फ श्रुति को ढूंढ रहा था। आज राघव ने ब्लॉक टक्सीडो सूट पहने हुए था, हाथों में सिल्वर कलर की घड़ी, पैरों में ब्लैक लेदर शूज, बालों को एकदम सलीके से एक साइड किए हुए। जो भी आती जाती लड़कियां उसे देख रही थी तो यही कह रही थी कि यह सच में राघव है ना, क्योंकि आज राघव बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था।